See, last time we have started with the principles of banking, and there we have seen what are the principles has to be followed by the bank. Like liquidity should be maintained, safety, diversity, stability, and the profitability. Now we have to start with the next point here: paid up capital and reserve for banks in India. Okay, so what is paid up capital and reserve for banks in India here? Serial number, particulars, and amount in rupees. द प्लेस ऑफ बिजनेस इज मोर देन वन स्टेट. अच्छा, तो मतलब कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए बैंक के पास? इफ द प्लेस ऑफ अ बिजनेस इज मोर देन वन स्टेट, तो वहाँ पे कम से कम 5 लाख का पेड अप कैपिटल होना चाहिए, मतलब रिजर्व होना चाहिए किसी भी बैंक के पास. इफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन कोलकाता और मुंबई और बोथ, देन 10 लाख का पेड अप होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए. इफ द प्लेस ऑफ अ बिजनेस इन इज इन वन स्टेट, नन ऑफ विच इज सिचुएटेड इन कोलकाता और मुंबई, सो 1 लाख प्लस वहाँ पे का रिजर्व होना चाहिए बैंक के पास. इफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इज सिचुएटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, देन 10,000 प्लस. If the place of business situated elsewhere in the state or in the same district, then 25,000. If it has only one business, then for 50,000. Aggregate value of its paid up capital value and the reserve for foreign company shall not be less than how much it is, 15 lakh. If the place of foreign bank is situated in Mumbai or Calcutta or both, then 20 lakh. Foreign bank company required to pay deposit with RBI at the end of the financial year, it would be around 20% of the profit. ये सब क्या दिया है उन्होंने कि अगर कोई भी बैंक अपना कुछ ब्रांच स्टार्ट करती है, मतलब कुछ उसका मतलब बैंक अगर है, तो बैंक का ब्रांच भी रहेगा, तो भी उनके पास कितना रिजर्व होना चाहिए. तो जैसे यहाँ पे बताया कि अगर एक पर्टिकुलर बैंक है, उसका जो बिजनेस है वो मोर देन वन स्टेट में है, तो उसके पास कम से कम रिजर्व कितना होना चाहिए? 5 लाख का रिजर्व उनके पास होना चाहिए. ठीक है, मतलब कौन से सिचुएशन में कितना रिजर्व होना चाहिए. एंड इफ यू गोइंग टू नोटिस हियर कि जो सिटी प्लेसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल कोलकाता एंड मुंबई, तो वहाँ पे अगर हम लोग ब्रांच ओपन करते हैं, फिर बैंक का बैंकिंग बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे अब एटलीस्ट हमारे पास 10 लाख का रिजर्व होना चाहिए हमारे पास, इन द सेंस दैट बैंक शुड हैव दैट 10 लाख रुपीज़ का रिजर्व. तो ये वहाँ पे सिचुएशन दिया गया, आप एक बार पढ़ लेना इसको कि क्या बताया है. एंड इफ सी दे हैव इवन गिवन द फॉरेन बैंक के लिए भी, अगर कोई फॉरेन बैंक है तो उसको आरबीआई को एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा डिपॉजिट करना चाहिए. तो वॉट एवर प्रॉफिट हैज़ बिन अर्न बाय द फॉरेन बैंक, जो भी वो दिखाता है आरबीआई को कि हम लोगों ने इतना पैसा इतना प्रॉफिट कमाया, तो उसका 20% प्रॉफिट उन्होंने आरबीआई को देना चाहिए. सो दिस इज व्हाट द पेड अप कैपिटल एंड द रिजर्व फॉर बैंक्स इन इंडिया. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. बैंकिंग बिजनेस इन इंडियन इज गेटिंग redefined. It is faced with the myriad challenges and the opportunities, especially beyond 2009, when they would be fully exposed to competition. मतलब बैंकिंग बिजनेस में नाउ इफ यू गोइंग टू सी देयर आर मेनी फॉरेन बैंक्स हैज आल्सो एंटर इनटू आवर इकोनॉमी. तो ऑब्वियसली अभी बैंकिंग सेक्टर के पास भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है. दे आर गेटिंग मेनी कॉम्पिटिटिव्स फॉर दैट. Banks in India are bracing themselves to be ready through adoption of newer technology, strengthening their capital base to survive in the competitive environment, reducing their NPA, bringing down operating costs, enhancing corporate governance and the alignment, undertaking organizational restructuring, and sharpening their customer-centric initiative. See now what happened, like as many competitors are there for the Indian banking sector, so definitely they are also trying, like those who are the Indian bank, they are trying hard to be in the competition, and the people should prefer their bank. तो इसके लिए what kind of a services they can provide to the customer, then again how like the company that bank should not be in a loss, so that all kind of a strategies has been done by the बैंकिंग सेक्टर. इंडियन बैंकिंग सेक्टर को क्योंकि कंपटीशन आ चुका है करके अभी उनको मार्केट में खुद के लिए दिखाना है कि नहीं हमारा वैल्यू अच्छा है, हमारा सर्विस अच्छा है करके. So that they are also running behind totally, it means they are totally becoming customer centric now. Okay, then consolidation of mergers and acquisition route to effectively compete with the larger global banks may not be far off. When viewed against such preparedness and the positive sign from regulator, technology is clear a prerequisite for growth and scale. Some of the challenges banks are facing today are as under. तो सबको पता है कि ये तो हम लोग बात करें कि 2009 के लिए, कि तभी से ऐसा आइडिया दिया गया था कि लाइक as we have totally allowed the foreign
countries bank to enter into our economy. And because of this competition, there could be a chances that the many banks will going to merge into each other, just because they need to compete with the global banks. और ऐसा हो भी रहा है अगर आप लोग नोटिस करोगे तो, ठीक है. So like many banks are getting merged together and they are competing with the global bank. And one more thing which is very important nowadays, people are really don't prefer to go to the bank and do their activities, do the banking activity. They are always preferring only one thing, like घर पे बैठ के या फिर मोबाइल के थ्रू ही कुछ अगर बैंकिंग सर्विसेज एक्टिविटीज हो जाता है, सो इट वुड बी बेटर वन. सो यू माइट हैव नोटिस कि कोऑपरेटिव बैंक में ये सब फैसिलिटी नहीं रहता ज़्यादा करके. मतलब नेट बैंकिंग वगैरह है ना वहाँ पे, जैसे हम लोगों को किसी भी पब्लिक बैंक, जैसे वी कैन टॉक अबाउट द एसबीआई. अगर हम लोग एसबीआई में अकाउंट खोलते तो देर आर मेनी सर्विसेज, दे आर लाइक easily you can do without visiting the branch of that particular bank. ये सब काम हम लोग कर सकते हैं. तो इसके लिए क्या होता है कि देयर वी आर गिविंग मोर प्रेफरेंस कंपेयर विद द कोऑपरेटिव बैंक. एक बार कोऑपरेटिव बैंक का भी आने दो सिस्टम में, उन वो लोग भी ऐसे कुछ फैसिलिटी करने दो. वी वुड बी प्रेफर टू हैव द अकाउंट इन द कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो. So this kind of a changes, like technology is found to be more important one for the growth and development of the banking sector. But apart from all those things, what exactly the challenges is being faced by the Indian banking sector, that we will go to say it now. See, changing needs of customer. Yes, it is true. The customers view, customer needs are changing now. Coping with regulatory reform. मतलब जो भी रेगुलेटरी रिफॉर्म, मतलब ऑब्वियसली इट हैज बीन गिवन बाय द आरबीआई. सो वट एवर आरबीआई इज सेइंग उसके हिसाब से काम करके प्रॉफिट कमाना है. सो दे नीड टू डू मोर हार्ड वर्क हियर. देन मेंटेनिंग हाई क्वालिटी asset, then management of impaired asset, then keeping pace with technology upgradation, sustain healthy bottom lines and increasing shareholder value. ठीक है, दो दे आर सेइंग लाइक मेंटेनिंग हाई क्वालिटी असेट, इम्पेयर असेट होना चाहिए वहाँ पे मैनेजमेंट का भी. देन अगेन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना चाहिए, हेल्दी बॉटम लाइन्स एंड इंक्रीजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू होना चाहिए. फॉर दैट रीज़न प्रॉफिट इज द वन ऑब्जेक्टिव, बट स्टिल टू अर्न द प्रॉफिट, अपार्ट फ्रॉम दैट वो पूरा प्रॉफिट अगर वो लोग अपने डेवलपमेंट के लिए डालेंगे, मतलब ग्रोथ के लिए डालेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द बैंक ऑल्सो. तो कहाँ पे पैसा लगाना है जिसके थ्रू उनको ज़्यादा इंटरेस्ट के थ्रू ज़्यादा पैसा आ सकता है, ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, दैट ऑल काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी दे हैव टू मेंटेन इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट दे विल नॉट गोइंग टू गेट द लॉस. वहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा नहीं हो गया. अगर नॉन, आप सबको पता रहेगा, वंस द बैंक इज बिन डिक्लेयर के लिए उनका एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया है करके, सो बैंक को बंद करना पड़ता है. या फिर उसके ऊपर क्या होता है कि एज पर द आरबीआई रेगुलेटरी फॉर्म, इफ दे आर नॉट एक्टिंग, देन ओनली देर आर चांसेस लाइक द एनपीए विल गोइंग टू अकर इन द बैंक. ठीक है, लेकिन एनपीए का एक रीज़न क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर बैंक क्या करता है कि प्रॉफिट कमाने के लिए किसी एक प्रॉफिट कमाने के लिए बोलो या फिर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, दे आर गिविंग मनी टू द वन कस्टमर ओनली एंड दैट कुड बी इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट. अगर वो कस्टमर नहीं रिपे कर पाता है, ऑब्वियसली वहाँ पे पैसा उनको रिटर्न नहीं मिलता है एंड दैट वुड बी कंसिडर इनटू द नॉन परफॉर्मिंग असेट. तो वो सब नहीं होना चाहिए करके उनको उसके ऊपर भी ध्यान देना है. सो प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है. दो वी आर सेइंग कि नहीं बैंक के पास हम लोग पैसा रखते हैं तो ऑब्वियसली उनको क्या कमी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता है. इवन दे नीड टू यूटिलाइज वट एवर मनी इज बिन केप बाय यू, उसको इस तरीके से यूटिलाइज करके करना आना चाहिए कि वेन एवर यू रिक्वायर द मनी, उस टाइम पे उनको वो पैसा देने के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए. और उस पैसे से उनको कैसे रिटर्न मिलेगा ज़्यादा, कैसे प्रॉफिट कमा पाएंगे, वो भी उनके पास स्ट्रैटेजीज होना चाहिए. सो मतलब उनका जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज रहेगा, दैट शुड बी इन अ प्रॉपर वे ओनली. Okay, okay, that will go, that would help them to come with a good return. Now the next paragraph here, the emergence of technology intensive new delivery challenge has liberalized the customers from the constraint of the time and space. Thanks to the high level of service, quality, and the standard, the ATM channel has transformed the way customers carry out their banking transaction. The glitch is that the service is not yet free from occasional disruption like communication link failure, on replenishment of cash on a time, etc. Despite the implementation of CBS solution, the flip side is that the quality of service at the different branches varies widely. या ये करेक्ट है कि भले हम लोग बोलते हैं कि एसबीआई का बहुत अच्छा सर्विस है, लेकिन अगर आप लोग एसबीआई के ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे तो कोई एक जगह पे ब्रांच बहुत अच्छे से काम करता है,
वहाँ पे कस्टमर के हर एक चीज़ों को सोल्यूशन बहुत इजीली मिलता है। तो कोई एक जगह का ब्रांच वही सेम बैंक का रहेगा, लेकिन वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है। दैट इज ट्रू। Then without a tailor system, customer have to spend considerable time at the branch counter to complete their transaction. Initiatives like Six Sigma quality level implementation can go a long way to control these variance to ensure uniform customer experience. Nowadays, banking is not in its traditional way. With the advancement of technology, it's focusing on more comfort of customer providing services such as, ठीक है, उन्होंने क्या यहाँ पे कहा है कि भले हम लोग कहने के लिए बोलते हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर बैंक का सर्विसेज बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसी पर्टिकुलर बैंक के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस रहते हैं तो अलग अलग ब्रांचेस में हर एक लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। हर जगह पे सेम सर्विस नहीं होता है, हर जगह पे सारे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। एंड उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए सो दैट एवरी बैंक्स ब्रांचेस कस्टमर विल गोइंग टू गेट द सेम सेटिस्फैक्शन। ओके, इसके लिए उन्होंने कहा है कि हर जगह पे यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। देन नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि बैंक बेसिकली अभी कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किन किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। जैसे एटीएम मशीन है, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड। ये बेसिकली आपको आ सकता है एमसीक्यू में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम करके, सो इट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द बैंक्स आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग, देन कॉर्पोरेट कैश मैनेजमेंट, स्विफ्ट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, होम बैंकिंग। होम बैंकिंग आई रियली डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, अगर आप लोग को पता रहेगा तो प्लीज़ टेल मी कि होम बैंकिंग क्या होता है। बट these are all kind of a services they are providing to the customer so that the customer will get the satisfaction here. Okay, now you tell me among all these nine services which one you are using, आप लोग ज़्यादा करके कौन सा यूज़ करते हो? टेल मी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप एटीएम ज़्यादा यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड? हाँ, एटीएम को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वेरी गुड। आप लोगों ने कभी आपके आई होप सो लाइक आप लोगों का तो अभी तक बैंकिंग अकाउंट नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, निकाल के रखो लेकिन होना तो चाहिए। बट आप लोगों ने कभी ये पासबुक प्रिंटिंग किया है मशीन के थ्रू? यस, Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? हाँ, अभी वो भी मतलब रिसेंटली आया हुआ है ना, वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से 5-6 साल कुछ हुआ रहेगा वो मशीन्स को हर जगह पे लाते हुए। अदरवाइज पहले क्या था कि ओनली टू डू द प्रिंट ऑफ आवर पासबुक, उसके लिए भी पूरा लाइन में खड़ा रहना पड़ता था और बहुत टाइम चला जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप कभी भी जाके आपका पासबुक का प्रिंट आउट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड मतलब अभी तक आप लोगों का तो नहीं रहेगा। क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोग क्या बोलोगे? क्या आपको लगता है क्रेडिट कार्ड के बारे में? पीपल शुड यूज दैट, व्हाट यू ऑल से? क्या पता है आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जस्ट टेल मी यार, क्या रहता है क्रेडिट कार्ड, कैसे काम करता है? मैम, क्रेडिट कार्ड में मीन्स हमारे अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो हम्म। क्रेडिट हमें मतलब एक लिमिटेड अमाउंट देता है जो कि हमें हमें दिन स्पेंड करना यूज रहता कर है, सकते हैं हम क्रेडिट कार्ड। तो यूज कर सकते हैं। और फिर मैम उसको बाद में कुछ लिमिटेड टाइम दिया रहता है, उसके बाद हमें वो अमाउंट पे करना होता है हाँ, वेरी बैंक। गुड, यस, वेरी गुड निकी, इट इज बेसिकली हैपनिंग इन दैट वे ओनली कि बाद मतलब पैसा अभी नहीं है फिर भी वो कार्ड के थ्रू हम लोग परचेज कर सकते हैं, और लेकिन वो लोग एक टाइम लिमिट देते हैं, वो टाइम लिमिट के अंदर हम लोग को वो पूरा पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, होम बैंकिंग का कुछ पता है आप लोगों को? बिकॉज होम बैंकिंग मैंने भी कभी सुना नहीं है। व्हाट डू मीन बाय द होम बैंकिंग? यस स्टूडेंट, सुना है आप लोगों ने ये कभी? मोबाइल बैंकिंग एंड ऑल वी नो वेरी वेल, बट होम बैंकिंग क्या रहता है ये? यस। नो आइडिया मैम। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है पता है? होम बैंकिंग का डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया है कि इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम होम रादर देन एट ब्रांच लोकेशन। अच्छा, फिर वो तो हम लोग ऐसे भी ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह ऐसे भी कर ही लेते हैं ना, तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया फिर तो। यस, विवेक वांट टू से समथिंग। विवेक टेल मी, आपको क्या पता है होम बैंकिंग के बारे में? यस। ओके, विवेक लगता है चैट बॉक्स पे लिखेगा। अच्छा, उन्होंने देखो जैसे मैंने बोला कि दैट बैंकिंग सर्विसेज वी कैन डू इट, वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम आवर होम आइदर थ्रू द इंटरनेट और बाय फोन। हाँ, लेकिन ये तो ऑनलाइन बैंकिंग के जैसा ही हो गया ना, तो उसके लिए अलग नाम देने की क्या जरूरत नहीं थी वैसे।
अच्छा, हाँ, घर में बैठ के बीसी एंड फंड चलते हैं। ओके ओके, ऐसा विवेक ने लिखा है। ओके ओके ओके, दैट कुड बी द होम बैंकिंग। फाइन। बट मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, ये ऑनलाइन बैंकिंग तो हम लोग ऐसे भी करते थे, उसके लिए अलग से नाम देने की क्या जरूरत है होम बैंकिंग करके। ओके चलो, सो दिस आर ऑल वी हैव सीन फॉर द पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व फॉर बैंक्स इन इंडिया। उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि बैंक्स के पास क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं और क्या क्या वो अभी कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज दे रहा है करके, दैट ऑल्सो वी हैव सीन हियर इन दिस पॉइंट ऑन। अभी ये जो है ना पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व फॉर बैंक्स इन इंडिया, ये जो चार्ट रहेगा ये आपको मतलब एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा कि कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, कितना रिजर्व होना चाहिए करके, सो दैट वे द क्वेश्चन विल नॉट गोइंग टू कम। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आप इसको ठीक से पढ़ो एक बार फिर से कि कितना पैसा रखना चाहिए अगर कोई एक बैंक कहाँ पे रहेगा तो। ठीक है, एक बार जस्ट रीड करने वाला ही टेबल है। नेक्स्ट है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स फ्रॉम 1991 से लेके 2000 तक का है। ये रीड करो आप लोग, इसका इतना कुछ ये नहीं, मतलब जस्ट रीड करो कि क्या क्या चेंजेस हुए करके। 1991 में वो लोग क्या लेके आए, नवंबर 1991 में क्या हुआ करके, जस्ट रीड दैट वन कि क्या एग्जैक्टली चेंजेस है। ओके, नाउ विल कम टुवर्ड्स द मेन हियर मेन आंसर क्वेश्चन हियर, करंट डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग सेक्टर। अभी बैंकिंग सेक्टर में एग्जैक्टली क्या करंट डेवलपमेंट हुआ है, दैट वी विल गोइंग टू सी। ओके, the first thing is that globalization in banking. Everybody knows because of this LPG concept, there was a drastic change in the Indian economy. Indian economy have seen a lot of growth and development after the new economic policy. Okay, and that in that new economic policy, this liberalization, privatization, and the globalization concept were introduced, and वहाँ से Indian economy में बहुत सारे changes हुए. So now we will talk about the globalization in banking. First, you tell me here, what do you mean by the globalization? ग्लोबलाइजेशन होना मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बताओ मुझे। यस टेल मी, व्हाट डू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन। यस, बैंकिंग का ग्लोबलाइज होना मतलब क्या होता है, इसका क्या मीनिंग आप बताओगे मुझे, क्या समझा आपको। बैंकिंग ग्लोबलाइज हो गए मतलब क्या। यस एनीवन, कैन एनीवन टेल मी हियर। अब अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मैं ही अकेली बोलती जाऊंगी तो मज़ा नहीं आएगा। चलो बोलो, आपको जो लगता है वैसे बोलो, कोई इशू नहीं। यस टेल मी। अच्छा, इंडिया में ग्लोबल, अच्छा यहाँ पे विवेक ने लिखा है ट्रांसफर होना एक बैंक से दूसरे बैंक। यहाँ पे हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल मैम की बात कर रहे हैं। एक्सपांशन। हाँ, एक्सपांशन होना मतलब क्या होता है कि अभी आपका जो बैंक रहेगा वो इंडिया में ही नहीं तो वो फॉरेन कंट्री में भी रहेगा। इवन जो फॉरेन बैंक रहेगा वो अभी उनके कंट्री में ही नहीं तो अपने इंडिया में भी आ जाएगा। It means what here, we are allowing the other country to start their branches into our country, and even our country's bank branches can go to the foreign country also. So that is called globalization. Is this clear to you student? मतलब फॉरेन जैसे एसबीआई है तो एसबीआई फॉरेन कंट्री में भी रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इज दिस क्लियर, एक सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में। इज दिस क्लियर Yes, और नॉट? yes, ma'am. Okay, see now what exactly they have given for the globalization in banking. Globalization implies the free movement of goods, services, and capital throughout the world. Globalization refers to widening and deepening of international flow of trade, capital, labor, technology, information, and services. यहाँ पे जस्ट उन्होंने एक जनरल मीनिंग दिया, अभी तक बैंकिंग में हम लोग नहीं आए। ग्लोबलाइजेशन इज अ both a challenge and the opportunity for Indian banks to gain strength in the domestic market and increase presence in the global market। मतलब डोमेस्टिक मार्केट मतलब अपने खुद के कंट्री में भी स्ट्रांग रहना है आपको कि जहाँ से people should prefer you, our country people should have trust on you, trust on our Indian bank, as well as जो फॉरेन कंट्रीज में हमारा अगर बैंक है तो वहाँ के भी लोगों ने हमारे बैंक के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। सो दैट वे यू नीड टू बी वेरी मच कॉम्पिटिटिव। ओके, there are three distinct spells of development of banking industry in post-independence India. The pre-nationalization era from 1947 to 1969, and then the post-nationalization come pre-liberalization era from 1969 to 1991,
and the neo-liberalization era from 1991 onwards. ठीक है, so यहाँ पे जो exactly change हुआ है ए तीनों spells of development में, so that was from the after nationalization I can say. ठीक है, और सबसे ज़्यादा चेंजेस जो हुआ है दैट वुड बी इन द एरा ऑफ थर्ड वन, द न्यू लिबरलाइजेशन एरा फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड्स, बिकॉज वहाँ से ही ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा फोकस किया गया. ऑन 14 August 1991, the government of India appointed a committee headed by Mr. M. Narasimha called Narasimham Committee 1. इसका आपको डिटेल में स्टडी रहेगा, शायद आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा रहेगा किसी न किसी सब्जेक्ट में, बस स्टिल ध्यान में रखो. Yes, ma'am. FC में अच्छा किधर? फर्स्ट सेमेस्टर. अच्छा पढ़ा था ना फर्स्ट सेम में वही, क्योंकि नरसिम्हम कमेटी के बारे में आता ही है. सो 14 अगस्त 1991 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट किया था, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एम नरसिम्हम, और उस कमेटी का नाम था नरसिम्हम कमेटी 1. एंड ये कमेटी क्या बता रहा था, व्हाट वाज द रोल ऑफ दैट कमेटी? टू सजेस्ट द मोडस ऑपरेंडी फॉर रिफॉर्म्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए ऐसे क्या वहाँ पे स्ट्रेटेजीज होने चाहिए, सो दैट द बैंकिंग सेक्टर विल गोइंग टू हैव द ग्रोथ एंड development. On 16 November 1991, the said committee submitted its report suggesting downsizing of PSB, that is public sector banks, through closure of branches, merger of PSB, reduction of priority sector lending from them, from 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 the then prevailing 40% to 10% of total advance portfolio, abolition of banking services recruitment board, the granting of more autonomy of PSB in respect of both financial and administrative matter, to reduce the supervisory and regulatory control of Reserve Bank of India, the central bank of the country, and to top it all, dilution of government holding in PSB through suitable amendment of relevant legislation. तो ये जो नरसिम्हम कमेटी 1 था, दे हैव कम आउट विद डिफरेंट डिफरेंट सजेशन हियर कि क्या करने से कैसे हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो बेनिफिशियल रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ पे रहेगा, एंड दे वुड बी एबल टू स्टैंड देमसेल्फ इन इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो. तो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या करना चाहिए करके उन्होंने वहाँ पे सजेशन दिया था. एंड देन नेक्स्ट द सेकेंड फेज ऑफ the second phase of banking reform were based on the recommendation of Narasimham Committee 1998. At that time, Indian banking system was suffering from mounting of non-performing assets, overstaffing, lack of legal infrastructure for recovery of bank dues, absence of autonomy, and completely outdated system needing technological support. अभी जो पहला उन्होंने सजेशन दिया था, रिकमेंडेशन दिया था, दैट वाज इन द ईयर 1991. तो वो सजेशन को कहा गया था नरसिम्हम कमेटी 1. उसके बाद में जो सेकेंड रिकमेंडेशन उन्होंने दिए दैट वाज इन द ईयर 1991, और वहाँ पे उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे बताए कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट वी आर नॉट एबल टू अचीव बिकॉज ऑफ सर्टेन इशू, एंड देर आर सर्टेन इशू दैट वी नीड टू सॉल्व हियर. तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू था दैट वाज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट. जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि लोन्स क्या करते हैं, बैंक लोन बहुत सारा दे देती है, बाद में वो लोन को ही वो रिकवर नहीं कर पाती है. तो लोन को रिकवर नहीं कर पाना मतलब क्या होता है, दैट विल बी कमिंग इनटू योर नॉन परफॉर्मिंग असेट. तो वो वाला वहाँ पे ज़्यादा हो गया था, हर एक बैंक का एनपीए ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा स्टाफ वहाँ पे हो गया था, लीगल इंफ्रा लैक ऑफ लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर था बैंक को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, बैंक ड्यूज को थोड़ा वहाँ पे रिकवर करने के लिए. देन एब्सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब फ्रीडम नहीं दिया गया था, आरबीआई ने उनको बहुत कंट्रोल में रखा हुआ था. एंड ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ठीक से नहीं था, सो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम विद द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म. तो उसके लिए फिर से नरसिम्हम कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए. तो द फर्स्ट वन ईयर, ग्रेटर स्पेशलाइजेशन फॉर द बैंक्स इन डिफरेंट एज लाइक रिटेल, एक्सपोर्ट, देन स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर एंड एग्रीकल्चर. तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों को जो मतलब बेसिकली ये सर्विसेज के, रिटेल सर्विसेज के लिए, एक्सपोर्ट के लिए मोटिवेट करे लोगों को, वैसे स्पेशलाइज बैंक वहाँ पे होने चाहिए. ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिविटी के लिए स्पेशलाइज बैंक रहने दो, देन अगेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशलाइज बैंक रहने दो कि जो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे दैट वे. देन रिडक्शन ऑफ CRR टू 5.5%. सबको पता रहेगा व्हाट इज CRR, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR? स्टूडेंट टेल मी यार, व्हाट इज द फुल फॉर्म Current ऑफ reserve CRR? ratio. हाँ,
करंट रिजर्व रेशियो। वेरी गुड, कैश रिजर्व रेशियो। तो सीआरआर में क्या करना, मतलब सीआरआर का रेट कैसे बैंक को अफेक्ट करता है? टेल मी यार, सीआरआर बैंक को कैसे अफेक्ट करता है? अगर सीआरआर ज्यादा रहेगा तो बैंक के पास ज्यादा पैसा रहता है या कम पैसा रहता है लोगों को लोन देने के लिए? बताओ मुझे। अगर ज्यादा। कैश रिजर्व रेशियो जो रहता है वो हर एक बैंक को किधर रखना पड़ता है? आप खुद के पास रखना पड़ता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ता है? बताओ, किधर देना पड़ता है सीआरआर? जो सीआरआर रेट डिसाइड होता है, आरबीआई डिसाइड करती है ना सीआरआर रेट को, तो वो जब डिसाइड होता है तो फिर वो सीआरआर कोई भी बैंक अपने पास रखती है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखती है उतना रेट, उतना पैसा? बोलो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, अगर सीआरआर रेट ज्यादा हो जाता है तो किसी भी बैंक का ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जाता है। एम आई राइट और नॉट? यस, आप समझ लिंक को यस समझ। मैम। हाँ, अगर सीआरआर ज्यादा है तो हर एक बैंक को क्या करना पड़ता है कि उनके रेट के हिसाब से, आरबीआई के रेट के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। सो मैक्सिमम अमाउंट उनका कैश तो अभी आरबीआई के पास चला गया, तो उसमें से जो बचा हुआ पैसा है वही वो लोग यूज कर सकते हैं किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड टू अर्न द प्रॉफिट। ओके, तो उन्होंने क्या किया फिर, नरसिम्हम कमेटी सेकंड ने क्या किया था 1998 के, उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं सीआरआर को कम करो। सीआरआर उन्होंने ऑलमोस्ट 5.5% कर दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया था, अभी कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहा था, सो दैट मनी दे कुड हैव यूज फॉर देयर द मतलब इन्वेस्टमेंट एंड टू अर्न द प्रॉफिट। देन reduction of average level of net NPAs for all banks below 5% by the year 2000, यहाँ पे उन्होंने 200 लिखा हुआ है, by the year 2000 and 3% by 2002। अच्छा, मतलब जो नेट एनपीए रहता है वो भी उन्होंने थोड़ा कम कर दिया था एवरेज लेवल का, तो 5% उन्होंने कम कर दिया था 2000 तक, और 2002 तक के लिए उन्होंने 3% का एनपीए का लेवल रख दिया था। मतलब उतना अलाउड है, उतना एनपीए रहेगा तो चलेगा करके, उससे ज़्यादा होता है सो आपके ऊपर आरबीआई एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट है greater attention to be paid to asset liability management to avoid mismatch and to cover liquidity and the interest rate risks। ओके, मतलब यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा अटेंशन दिया असेट, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि दे वेर हैविंग वेरी लैक ऑफ लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर टू फॉर रिकवरी ऑफ बैंक ड्यूज एंड ऑल, तो असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट भी वहाँ पे मिसमैच हो रहा था, तो उसको इम्प्रूव करना था, और उसके लिए वहाँ पे लिक्विडिटी, कैश को रखना, लिक्विडिटी को कवर करना, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो रहेगा उसके ऊपर भी थोड़ा उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। देन इंट्रोडक्शन ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ओके, मतलब जैसे उन्होंने क्या प्रॉब्लम बताया था कि देयर वाज अ ओवर स्टाफिंग, बहुत ज़्यादा स्टाफ हो गया था बैंकिंग सेक्टर में, तो वो लोग नए सिस्टम लेके आए कि अगर किसी को जॉब छोड़ के जाना है, ठीक है, किसी को अगर निकल जाना है अभी, मतलब काम नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती वैसा नहीं करना है, तो अगर वो लोग अपना वहाँ पे वीआरएस ले सकते हैं। अदरवाइज पहले कैसा था कि जब तक आपका रिटायरमेंट का एज नहीं होता तब तक आप लोग रिटायरमेंट नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी क्या किया उन्होंने, लाइक थ्रू दिस 1991 1998